हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक्स वाई जेड में। आज जो हम एच पी जे इलेक्ट्रिकल 530 का पार्ट नंबर 4 को हम देख रहे हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे। और आप जो है मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज फेज शिफ्ट थ्रू एन ओपैम। ये आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि आरसी सबसे पहले ऑसिलेटर होते क्या हैं, तो थोड़ा आज इसको जो है अच्छी तरह से ढंग से हम एक्सप्लेन करेंगे ऑसिलेटर है क्या। देखो, ऑसिलेटर एक is an electronic circuit that produce a periodic oscillating electronic signal without any input। मीन्स ऑसिलेटर में जो आपका आउटपुट है वो विदाउट इनपुट ही दे दी जाती है, तो उसको बोलते हैं हम आपका ऑसिलेटर। देखो, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर किस तरीके से आपका डिफरेंस होते हैं। देखो, एम्पलीफायर में दो इनपुट है, मीन्स एक तो डीसी पावर इनपुट तो हमें देनी पड़ती है, और एक आपका जो है इनपुट सिग्नल होगा और उसके थ्रू आपका जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा, ये है आपका एम्पलीफायर। बट जो आपका ऑसिलेटर होता है उसमें सिर्फ आपकी डीसी पावर इनपुट देनी पड़ती है और आउटपुट विदाउट इनपुट ही हमें मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं हम ऑसिलेटर। अब देखो, एन ऑसिलेटर इज यूज टू जनरेट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल। वही है कि अगर आपको साइन वेव प्रोड्यूस करनी है, रेक्टेंगुलर करनी है, स्क्वायर करनी है, तो वो आपका ऑसिलेटर आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। अब इस ऑसिलेटर में आपका पॉजिटिव फीडबैक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें जो आपका भी इनपुट होता है वो ज़ीरो है, तो ऑसिलेटर आउटपुट किस वे में देता है, तो आउटपुट जो है उसको फीडबैक सर्किट के थ्रू मिलती है। तो चलो हम उसको जो है अब आज एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से। फॉर एग्जांपल, हमने जो है दो चीज़ें ली है, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लिया है और एक आपका फीडबैक नेटवर्क लिया है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा और आपका जो फीडबैक नेटवर्क है वो भी आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट आपको जो है प्रोवाइड करके देगा। तो अगर हम केस वन नंबर वन ये लेते हैं कि चलो हमने वी इनपुट को अप्लाई किया, मीन्स इस तरीके से हमने सिग्नल को अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या कि जो हमारा गेन है वो होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। हमें पता है गेन आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो हम मिल सकते हैं कि आउटपुट जो है वो ये गेन इनटू वी इनपुट हो जाएगा। अब इसमें जो है 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, इसका मतलब होगा कि जैसे ये वाली वेव फॉर्म है तो उसका कर देगा 180 फेज शिफ्ट में आपके पास जो आउटपुट है वो इस तरीके से मिल जाएगी। ये था आपका नंबर केस नंबर वन। पर केस नंबर टू में क्या होता है कि ऑसिलेटर में जो वी इनपुट है वो उसको हटा दी जाती है, मीन्स ये जो चीज़ है उसको हटा दी जाती है। तो अब जो आपका आउटपुट है वो किस तरीके से मिलेगा, वो विद द हेल्प ऑफ द फीडबैक नेटवर्क से हमको जो है देखने को मिलेगा। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ आपको हटा दी है, तो अब ये फीडबैक नेटवर्क है, ये आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, तो आउटपुट की ये वाली जो वेव फॉर्म है वो इसके इनपुट की जैसे काम करेगी। यहाँ पर वी ऑफ आई हो जाएगा और यहाँ पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, तो यहाँ पर फिर से 180 डिग्री का हो जाएगा। ये इसका फीडबैक का आउटपुट हमें जो है देखने को मिलेगा। जैसे ये देखो, ये था हमारा आउटपुट, या ये थी हमारे पास आउटपुट की वेव फॉर्म। यहाँ पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, ये आपका बीटा गेन है और आपका फिर इस तरीके से फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। तो हम वी एफ को कैसे लिखेंगे, वी एफ इजिकल टू माइनस ऑफ बीटा वी नॉट, हम जो है उसको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो वी एफ है वो इनपुट सिग्नल के जैसे काम करेगी, मतलब वी एफ जो है वो इनपुट सिग्नल होगा किसका, एम्पलीफायर का। ये जो एम्पलीफायर है इसका, इसके लिए जो इनपुट सिग्नल कौन होगा वो होगी आपकी वी एफ। तो आप जो है यहाँ पर ये दे सकते हो। अब इसमें क्या है कि ऑसिलेटर में जो आपका फीडबैक सिग्नल है वही आपका इनपुट सिग्नल के जैसे जो है काम करता है, वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका आउटपुट सिग्नल ये पर जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा और यहाँ पर जाके जो है फिर वापस इसका एम्पलीफायर का कैसे, जैसे जो आपका फीडबैक का आउटपुट है वो एम्पलीफायर का इनपुट के जैसे काम करेगा विदाउट एन इनपुट सिग्नल। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसमें होगा क्या कि हम लिख सकते हैं कि जब हमने एम्पलीफायर के ही सर्किट को लेकर चले थे तो वी आउटपुट इजिकल टू गेन इंटू वी आई हो गया था। अब ये फीडबैक का है, वी एफ इजिकल माइनस ऑफ बीटा वी नॉट। यहाँ पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, एम्पलीफायर के लिए इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, अब हम वी नॉट को ए वी आई लिखेंगे, वी एफ इजिकल टू माइनस बीटा ए वी आई। ये आपका पहली इक्वेशन होगी। अब देखो इसमें क्या है कि जो आपका ऑसिलेटर के केस में जो वी इनपुट है वो ज़ीरो होती है, बट जो इसमें वी एफ है वो एम्पलीफायर का इनपुट के जैसे काम करेगा। मीन्स ये इसके लिए जो इनपुट का काम कर रहा है वो क्या ये कर रहा है, जब हम इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं वी एफ को वी आई, यस। तो वी आई इजिकल टू माइनस ऑफ बीटा ए वी आई, तो हम इसको लिखेंगे वन इजिकल टू माइनस ऑफ बीटा ए। तो ये चीज़ होगी आपकी पहली बार्क हुसैन क्राइटेरिया का पहली कंडीशन।
अब देखो इसमें बात कर सकते हैं द टोटल फेज शिफ्ट अराउंड अ लूप ही 0 होना चाहिए या 360 का फेज शिफ्ट हमें जो देखने को मिलेगा। अब देखो जो फीडबैक सर्किट था उसका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है और एम्पलीफायर का कितना है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो 180 क्या हुआ 360। यहाँ पर आप देख सकते थे ये भी फिर से फेज शिफ्ट कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो दोनों को ऐड करके 360 का या 0 का ये फेज शिफ्ट जो है दे सकते हैं। अब सेकेंड जो इसकी कंडीशन है द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ओपन लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर ए एंड द फीडबैक बीटा बी, वही है ये ए बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो दो कंडीशंस होती है बार्क हुसैन क्राइटेरिया की और ये पेपर में पूछे जा सकती है। तो फेज शिफ्ट या इसका 0 हो सकता है या 360 हो सकता है। और सेकंड जो हमारा ए और बी है मीन्स इसका जो गेन है ए का और बी का वो कितना हो जाएगा 1 होना चाहिए, ये मीन्स यूनिटी होना चाहिए। तो ये आपका बार्क हुसैन क्राइटेरिया की जो है कंडीशन है, इस तरीके से इसको जो है एक्सप्लेन किया जाता है। अब हम फर्दर बात करेंगे। देखो अगर हम हमारा जो गेन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्सपोनेंशियली सिग्नल बनेगा। अब यहाँ पर अगर गेन जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 है तो इस तरीके से मिलेगा। बट जब हमारा गेन इज इक्वल टू यूनिटी होता है तो उसमें सब्सटेन ऑसिलेशन मिलती है, तो मीन्स एम्पलीट्यूड आपका सेम देखने को मिलेगा जैसे ये। अब देख सकते हो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है कम से बढ़ रहा है और यहाँ पर क्या बढ़ने से कम हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए हमको। और फ्रिक्वेंसी यहाँ पर जो है कांस्टेंट हमें जो है देखने को मिलती है जब हमारा तो जो गेन है वो इज इक्वल टू 1 हमें जो है देखने को मिलता है। मीन सब्सटेन ऑसिलेटर हमें जो है प्रोवाइड करके देती है। तो आप जो ऑसिलेशन में दो चीज़ें याद रखना, पहली तो इन दोनों की कंडीशन याद रखना। सेकेंड चीज़ पूछी जाएगी ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी हुई है ना, ये ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूस अ पीरियोडिक ऑसिलेशन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल विदाउट इनपुट सिग्नल। तो ये इनपुट सिग्नल के विदाउट ही आउटपुट सिग्नल को अप्लाई करता है। तो मैंने आपको इधर समझा दिया कि किस तरीके से ये जो है अप्लाई करता है, तो ये आपके थोड़े अंडरस्टैंड और ईजिली समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था। अगर इसमें क्वेश्चंस की बात करें आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, तो देखो ये देख सकते हो। और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जो आपका आरसी होता है ये आपका एक्सटर्नल आरसी सर्किट होता है, मीन्स बाहर से लगाया होता है, क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर ये है ओपैम और ये चीज़ें जो हैं वो बाहर से लगी हुई हैं, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल आरसी सर्किट। अब इसमें आरसी फेज शिफ्ट की बात करेंगे तो देखो आरसी फेज शिफ्ट इस तरीके से बना होता है, देख सकते हो सी आर ऐसे करके बना हुआ है हमारे पास। तो ये है कि इसमें जो फेज शिफ्ट है वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है एक आरसी। ये जो आरसी है वो कितना का देगा, ये एक फीडबैक के जैसे होता है। ये जो आरसी है ना ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है ये एक फीडबैक के जैसे होता है। तो इसमें जो एक आरसी है वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। अगर हम इसमें 3 आरसी लगाएंगे तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। और ओपैम क्या है 180 डिग्री का दे रहा है, तो कितना हो गया टोटल 0 या 360 का जो है हमें फेज शिफ्ट होना चाहिए, जो कि बार्क हुसैन क्राइटेरिया की कंडीशन थी। और यहाँ पर भी हमने वही चीज़ देखी 0 एंड 360। इसमें जो फीडबैक था वो कितना दे रहा था 180 दे रहा था और एम्पलीफायर भी 180। तो यहाँ पर जो फीडबैक है वो आरसी का इस्तेमाल किया और एक आरसी जो है वो कितना दे रही है 60 दे रही है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जो फ्रिक्वेंसी आरसी फेज शिफ्ट की जो फ्रिक्वेंसी है वो ये है, इसको प्रूफ करना बहुत लंबा बन जाता है। तो हमारा अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ हमें इसका ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, जो एफ है वो 1/2πRC√6। अब बार्क हुसैन क्राइटेरिया की जो सेकंड कंडीशन थी वो वाली थी बीटा वाली कि जो आपका ये 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब इसमें देख सकते हो कि इसमें जो बीटा और ए जो है वो 29 और 1/29, ये वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। ये मैं इसको दिखा दूंगा, ये शायद से ही जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें यहाँ पर ये 29 वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो आपका गेन है या इस तरीके से लिखो ये हमारा जो 29 या 29 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ऑसिलेटर के जैसे जो है काम करता है। ये वाला क्वेश्चन है, अगर मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ तो 1 मिनट रुकना। ये वाला देखो आरसी फेज शिफ्ट oscillator will not produce any oscillation until and unless the voltage gain of its internal amplifier is more than 29। जब तक ना हो तब तक ये ऑसिलेटर के जैसे काम नहीं करेगा। तो ये 40 वाला क्वेश्चन मैंने लिखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम इसमें फर्दर अभी की बात करें तो थोड़ी एक मिनट थोड़ा नीचे चल गए हम ज़्यादा ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है बीटा या ए अपना 29 और 1/29 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तभी इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आज इस वीडियो में हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो अब इसमें बात करते हैं, क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया। देखो दिस सर्किट विल वर्क हैज़ एन ऑसिलेटर विच विल प्रोड्यूस ओ सोनोसाइडल वेवफॉर्म इफ़ द गेन इज 29। गेन जब तक 29 या 29 से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये ऑसिलेटर के जैसे जो है काम नहीं करेगा। तो वो पीछे वाला क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई थी। एंड द टोटल फेज शिफ्ट
अराउंड अ लूप इज 360, ये मैंने बता दिया। एंड दिस सेटिस्फाई द बार्क-हुसैन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो कंडीशनें फुलफिल होगी, गेन यूनिटी है, यूनिटी से ज़्यादा होना चाहिए, और फेज शिफ्ट हमारा 360। तो इन दोनों ने कंडीशन ने बार्क-हुसैन क्राइटेरिया की कंडीशनों को सेटिस्फाई कर दिया गया है, और तभी ये ऑसिलेटर के जैसे इसमें काम करेगा। अब इसमें आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में ये ऑडियो ऑसिलेटर के जैसे आएगा। देखो दो प्रकार के ऑसिलेटर्स होते हैं, ऑडियो एंड रेडियो। ऑडियो ऑसिलेटर में आपका कौन सा आता है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में, मतलब पिछले से पिछले जो क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उनमें मैंने हर एक ऑसिलेटर की, मैंने जैसे हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर, इन सब की फ्रिक्वेंसी लिखी थी। तो इसमें 20 हर्ट्स टू 100 किलो हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी जो है हमारी आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए ज़रूरी है। इसमें आपका 20 हर्ट्स टू 100 हर्ट्स इंपॉर्टेंट है। बार्क-हुसैन क्राइटेरिया की दो इक्वेशन है, ये वाली जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ये वाली जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हो। ये बीट वाली जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका ये जो 180 डिग्री ओपैम दे रहा है और 180 डिग्री इससे दे रहा है, और एक जो हमारे पास है वो कितना दे रहा है, आरसी फेज शिफ्ट 60 फेज शिफ्ट दे रहा है। ये इसका सर्किट होता है, ये नहीं पूछा जाता। बार्क-हुसैन क्राइटेरिया का ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट है कि आपका ये ऑडियो ऑसिलेटर के जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी इस तरीके से हमें जो है देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, कौन सा, आपका 41 भी, और पिछला जो 40 है वो दोनों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अगला जो क्वेश्चन है 42, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ एन हेक्साडेसिमल नंबर। देखो हेक्साडेसिमल नंबर होंगे हमारे 16 उसका बेस होता है, और डेसिमल का कितना होता है आपका 10 होता है। तो अगर हमें 16 टू 10 में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, जैसे हम कर सकते हैं 0 1 2, ये ट्रिक होती है। तो इसमें 0 1 2 इसको मल्टीप्लिकेशन करेगा, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, 16/2 फिर b के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये अपना कितना में हो जाएगा, डेसिमल में हो जाएगा। अब देखो 16 की पावर 0 को लिखते हैं हम 1, फिर 13 इंटू 1 हो जाएगा 13, 10 इंटू 16 160। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो हेक्साडेसिमल में आपके 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ 15 तक जाएंगे, तो 10 11 12 13 मीन 10 को हम ए लिख सकते हैं, 11 को बी, 12 को सी एंड 13 को डी लिखेंगे। तो उस तरीके से मैंने लिखा था। जैसे डी को हम 13 लिखेंगे, ए को हम 10 लिखेंगे एंड बी को हम 11 लिखेंगे। अब इन इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2989 हमारा जो है 42 का हो जाएगा अपना डी आंसर। अगर हम आज 43 क्वेश्चन की बात करें, द नैंड रियलाइजेशन इज इक्वल टू। अब देखो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इसमें रट्टा मारते हैं, आप रट्टा भी मार सकते हो, बट क्या होता है कि कभी कभार जब आपका एग्जाम का प्रेशर होता है तो जो रट्टे मारी हुई चीज़ें होती हैं वो कभी कभी भूल भी जा सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। अभी देखो इसमें प्रोडक्ट का सम किया जाएगा, तो देखो प्रोडक्ट है ए बी प्लस सी डी, एक एग्जाम्पल लेके मैं चलाऊँ तो इस चीज़ को मेरे को बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। अब ए बी को हम एंड गेट लेंगे और इसको दोनों को ऐड करना है तो हमें और गेट लेंगे। तो दो आपके पास हो गए एंड गेट और ये हो गया आपका और गेट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी प्लस सी डी। अब देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ए हमने एक नॉट गेट लिया है। अब इसमें क्या होगा कि ए इसमें इनपुट होगी तो उसमें आउटपुट ए कंप्लीमेंट होगा। अब अगर मैं दो नॉट गेट लूँगा तो आपका जो इनपुट है वही आपकी जो है आउटपुट के जैसे देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि हम इसमें क्या करेंगे कि दो नॉट गेट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी नॉट गेट लगाया, यहाँ पर भी नॉट गेट लगाया, उसके आगे यहाँ पर भी नॉट गेट लगाया। तो देखो मैंने ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं दो नॉट गेट लगाऊंगा तो जो आपकी इनपुट है वही आपकी आउटपुट मिलेगी। मीन्स इस चीज़ को मैं इस के जैसे बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, तो मैं बना सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि मैं नैंड गेट लगा दूंगा, मीन्स इसमें नॉट के जैसे बनेगा, तो एंड के साथ अगर नॉट लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, नैंड बोलते हैं। यहाँ पर नैंड हो गया, और इसमें आपका जो इनपुट है वो भी नॉट बबल फॉर्म में होगी, तो बबल और को बोलते हैं हम नैंड गेट। अब ये दोनों क्या है, नैंड गेट, तो नैंड और नैंड। तो हम इसमें जो है नैंड और नैंड रियलाइजेशन इज इक्वल टू एंड और रियलाइजेशन के जैसे जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसको अगर ट्रिक की फॉर्म में याद रखना कि अगर इसके स्टार्टिंग में एंड आएगा तो नैंड एंड रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। तो मैं इसको फिर से बताना चाहता हूँ कि इनपुट में हमने ए था, आउटपुट में ए है, क्यों, दो नॉट गेट लगाए। तो इसको इस तरीके से हम जो है लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आपने नॉट गेट लगाया एक्स्ट्रा और यहाँ पर भी नॉट गेट लगाया, तो बबल फॉर्म ऑफ और को हम बोलते हैं नैंड गेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बबल फॉर्म ऑफ और गेट है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करते हैं, ये था आपका नैंड रियलाइजेशन। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि नॉर रियलाइजेशन है क्या। अब देखो मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के पास, और अब फिर मज़ा लो।
बाकी इस वीडियो को एंजॉय करो। अगर हम नॉर रियलाइजेशन की बात करेंगे तो नॉर रियलाइजेशन इज इक्वल टू, अब इसमें आएगा ये प्रोडक्ट ऑफ सम में आएगा। देखो सम का प्रोडक्ट करेंगे, सम एंड देन प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो ए प्लस बी और सी प्लस डी उन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसको इस फॉर्म में मैं लिखा। क्या मैं इसमें फिर से नॉट वाला जो कंसेप्ट है वो लगाऊंगा, तो देखो यहाँ पर भी नॉट, यहाँ पर भी नॉट एंड डबल। अब देखो एंड में बबल एंड को बोलते हैं हम नॉर, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर रियलाइजेशन। तो जो हमारा नॉर रियलाइजेशन में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एक मिनट। नॉर रियलाइजेशन को आप कर सकते हो इसमें और प्लस एंड, और एंड का बनेगा इसमें, मतलब ये वाला और एंड रियलाइजेशन में लिखना ही भूल गया यहाँ पर ना। तो नॉर रियलाइजेशन को आप क्या बोल सकते हो, और एंड रियलाइजेशन के नाम से जानोगे, और नैंड एंड रियलाइजेशन को एंड और रियलाइजेशन से जानोगे। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें नॉर आएगा तो स्टार्टिंग में और लिख देना, और से याद करना। अगर नॉर है तो और एंड रियलाइजेशन, और अगर स्टार्टिंग में ही नैंड आता है तो एंड रियलाइजेशन, एंड और रियलाइजेशन। तो ये बहुत ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये आप जो है इसको याद रख सकते हो। और बबल एंड को हम बोलते हैं नॉर, ये भी आप याद रखना। अब आते हैं 44 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज एज अ लैच। देखो सबसे पहले आता है कि लैच होते क्या हैं। देखो आज मैं चाहता था कि इस वीडियो को थोड़ा मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं, आज मेरा मन था तो मैंने इसको ढंग से एक्सप्लेन करने की ट्राई किया। तो देखो लैच की अगर हम बात करें तो लैच एक टेम्परेरी मेमोरी एलिमेंट है। ये एक सेकंड की बात करें तो सिंगल बिट स्टोरिंग एलिमेंट है, वही 1 2 1 2 1 0 1 0 और इसमें भी कोई क्लॉक यूज इस्तेमाल नहीं होती है किसमें, लैच में। अब देखो लैच सर्किट क्या है, इज डिजाइन बाय द क्रॉस कपल कनेक्शन ऑफ द नैंड और नॉट गेट। अब देखो ये जो रेड में है ये आपका लैच है, ठीक है। नैंड और नॉर को क्रॉस कट के साथ कनेक्शन करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, लैच बनेगा। अब लैच के साथ जब आप क्लॉक को इस्तेमाल करोगे तो उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप बाय द नैंड गेट। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट है। देखो इसमें पूछा कि फ्लिप फ्लॉप जो मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज एज अ लैच। अब देखो लैच लैच में तो ये सारा इस्तेमाल होता है, मीन जेके फ्लिप फ्लॉप भी तो लैच को क्लॉक लगा के जेके फ्लिप फ्लॉप बना, टी फ्लिप फ्लॉप भी ऐसे बना, डी भी ऐसे बना। बट इस क्वेश्चन में 44 को आंसर को ठीक किया गया है। देखो आंसर की में तो डी फ्लिप फ्लॉप दिया है बट ये नहीं है, इसका आंसर होगा बी आर एस फ्लिप फ्लॉप। बट असल में तो इसमें ऑल ऑफ दीज ही होने चाहिए थे, क्योंकि इन सब में, क्योंकि ये जो चीज़ें बनी है वो लैच के साथ एक्स्ट्रा ये चीज़ें ऐड करने के बाद ही, जैसे जे के फ्लिप फ्लॉप बना है, टी फ्लिप फ्लॉप भी ऐसे बना है, डी फ्लिप फ्लॉप भी ऐसे बना है, आर एस फ्लिप फ्लॉप भी तो ऐसे ही बना है। तो इसमें लैच और लैच के बाद क्लॉक, तो डैट इज़ फ्लिप फ्लॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 का बी, जो बोर्ड आपको बाकी बाद में ठीक करेगा। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप, अगर एक ही ठीक करना है तो आर एस फ्लिप फ्लॉप का इसमें दिया जाएगा। अब अगले की क्वेश्चन की बात करें, 45 क्वेश्चन की बात करें, द रेस अराउंड कंडीशन अकर व्हेन। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेस अराउंड कंडीशन। अब देखो रेस अराउंड कंडीशन आपकी होती है J1 और K1 में। अब देखो इसमें बात करते हैं रेस अराउंड कंडीशन व्हेन J और K1 होता है इन जे के फ्लिप फ्लॉप, देन नेक्स्ट स्टेट इज कंप्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट विच इज़ नोन एज अ टॉगलिंग। ठीक है, जो प्रीवियस स्टेट होगी उसका कंप्लीमेंट कर देना है, उस चीज़ को बोलते हैं हम टॉगलिंग। अब देखो रेगुलर टॉगलिंग अकर अनसर्टेनिटी इन द आउटपुट विच इज़ नोन एज अ रेस अराउंड कंडीशन। अब देखो रेस अराउंड की तीन कंडीशन होती है, जब हमारा जे और के इजिकल टू 1 हो जाए, सॉरी दो कंडीशन होती है, और जब हमारा जो है टी डी पी मीन्स इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले, और प्रोपोगेशन डिले कम हो जाए आपके पल्स विड्थ के, तो ये होती है हमारी दो कंडीशनें। अब देख सकते हो यहाँ पर ये क्लॉक 1 हमने इस्तेमाल कर दिया, तो ये जो क्लॉक वाली है इसको बोलते हैं हम आपका पल्स विड्थ। और यहाँ पर जे और के जब 1 होगा तो आउटपुट हमारी क्या होगी, इस क्लॉक पे जो हमारी आउटपुट है वो कभी 1 होगी 0 होगी, कभी 1 होगी कभी 0 होगी, कभी 1 होगी 0 होगी 1 होगी। मीन्स हमारा जो आउटपुट है वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब 1 है कब 0 है, तो इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो इसमें क्या कि जो ये वाला जो पार्ट है जिसमें जितने में ये 1 है जितने में ये 0 है, इसको बोलते हैं आपका प्रोपोगेशन डिले। तो इसमें कि किस तरीके से इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। देखो नहीं समझ आ रहा तो इस चीज़ को तो रट्टा मार लो कि इस तरीके का ऐसा कंडीशन आ सकती है। अब देखो इसको अवॉइड करना है तो अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपका प्रोपोगेशन डिले मीन्स ये वाली जो चीज़ है ना 1 वाली, तो ये आपका जो पल्स विड्थ से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपकी जो रेस अराउंड कंडीशन है वो ख़त्म हो सकती है। या अगर मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड इस्तेमाल किया जाए रेस अराउंड कंडीशन को ख़त्म करने के लिए, तो हम इस्तेमाल करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि किस तरीके से इसको अवॉइड करना है, और रेस अराउंड कंडीशन किस तरीके से आती है वो है 1 और 2 में।
तो हमारा जो 45 का क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा, वो होगा डी J1 और K1। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 46 क्वेश्चन की, इन अ 3 फेज फुल कन्वर्टर द 6 SCR आर फायर एट अ इंटरवल हो। अब देखो इसको ऐसे कहते हैं 360 डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। अब इसमें 3 फेज फुल में जो पल्स हैं वो कितनी होंगी, 6 होंगी। तो 360 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 60। तो 46 का आंसर हो जाएगा हमारा 60। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें आपका 47 और चॉपर हुज वोल्टेज हैज़ वेल हैज़ द करंट रिमेन नेगेटिव इज नोन एज। देखो आंसर की में सी दिया है बट ये नहीं है, इसका आंसर है टाइप ई। अब देखो कैसे, देखो टाइप ए में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर काम करेगा जिसमें कि आपका वोल्टेज एंड करंट क्या है, दोनों पॉजिटिव है। अगर टाइप बी की बात करें तो टाइप बी में ये है जो कि वो इसमें दिया था आंसर की में। तो देखो इसमें क्या है कि वोल्टेज पॉजिटिव और जो करंट है वो आपका नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो, बट इसमें क्वेश्चन है कि वोल्टेज एंड करंट दोनों होना चाहिए आपका नेगेटिव, पर इसमें वोल्टेज पॉजिटिव और करंट इसमें नेगेटिव। अब इसमें बात करें दो क्वाड्रेंट टाइप ए एंड टाइप सी की बात करें तो इसमें वोल्टेज तो पॉजिटिव है बट जो करंट है वो मे और मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। सॉरी पॉजिटिव लिखना था यहाँ पे। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट अगर अगले की बात करें टाइप बी एंड टाइप डी की बात करें तो इसमें क्या करंट पॉजिटिव एंड वोल्टेज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और टाइप ई की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि सारी कंडीशनें आती हैं, बोथ करंट एंड वोल्टेज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें टाइप ई है। तो इस क्वेश्चन का जो 47 का आंसर बनता है वो आपका टाइप ई बनता है, ना कि टाइप बी जो कि आपके आंसर की में दिया गया है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 48 क्वेश्चन की बात करें तो स्नबर सर्किट इज यूज इन अ थायरिस्टर सर्किट 4। अब देखो स्नबर सर्किट कहाँ पर है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये आपका SCR है। देखो इसमें बात करेंगे सबसे पहले अगर ओवर करंट कंडीशन की बात करेंगे तब हम इसमें सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये होता है आपका ओवर करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें आपका हाई करंट के लिए बात करेंगे तो इसमें क्या है कि लो वैल्यू का di/dt इंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है हाई करंट के लिए, और ओवर करंट के लिए आपका ये वाला सर्किट और हाई करंट के लिए आपका ये। बट इसमें क्या होता है कि हम लो वैल्यू का di/dt का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हॉटस्पॉट हो जाता है। मीन्स इसमें जो टर्मिनल्स होते हैं SCR के वो ख़राब हो जाते हैं अगर हम हाई वैल्यू ऑफ di/dt इंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे, या इसमें फ्लैश ट्रिगरिंग का भी प्रॉब्लम हमें जो देखने को मिलती है हाई di/dt, तभी हम इसमें जो है लो वैल्यू का di/dt का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं आपका ये जो SCR के पीछे है इसको बोलते हैं आपका हीट सिंक, जो कि हीट को डिसिपेट करेगा यहाँ पे। अब इसमें बात करते हैं इसके जो पैरेलल में वोल्टेज के लिए बात करेंगे, ये थे करंट के लिए बने थे ये सीरीज़ में, और पैरेलल में लगेंगे वो वोल्टेज के लिए। अगर हम इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो इसमें आपका वेरिएस्टर है। वेरिएस्टर एक नॉन लीनियर रजिस्टर के जैसे इस्तेमाल किया जाता है जो कि ओवर वोल्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसमें V/dt जिसको बोलते हैं आपका हाई वोल्टेज के लिए, तो इसमें स्नबर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं जो कि RC का सीरीज़ है जो कि पैरेलल में होगा हमारे इसमें SCR के। अगर हम इसमें गेट की प्रोटेक्शन की बात करें, ये सारी गेट की प्रोटेक्शन है। अब देखो ये R2 है वो ओवर करंट के लिए है, गेट के ओवर वोल्टेज के लिए जेनर डायोड है। और अगर हम इसमें नॉइस से बचने के लिए बात करें तो इसमें शील्ड केबल एंड ट्विस्टेड केबल, शील्ड केबल ट्विस्टेड केबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें वेरिस्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, स्नबर के ऊपर पूछा जाता है, और आपका di/dt इंडक्टर और ओवर करंट इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जाता है। अगर इसमें बात करें ओवर करंट के लिए तो हम इसमें FACL का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज़ का। और एक सर्किट ब्रेकर ओवर करंट के लिए है। ओवर वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वेरिस्टर जो कि जिनर ऑक्साइड का बना होता है, ये नॉन लीनियर रेजिस्टर होता है, ये आपका ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वोल्टेज ज़्यादा करंट कम, ये होता है नॉन लीनियर रेजिस्टर। अगर हम हाई करंट की बात करें तो लो वैल्यू का di/dt लेना पड़ता है, ये एक पोलराइज होता है, मीन्स ओनली एक ही डायरेक्शन में ये वर्क करेगा। ये इसको अल्स नंबर के नाम से भी जाना जाता है, कि इसको लो वैल्यू ऑफ di/dt इंडक्टर को ये सीरीज़ में कनेक्टेड होगा। हाई वैल्यू ऑफ di/dt लेंगे तो एक तो हॉटस्पॉट होगा, एक फॉल्स ट्रिगरिंग जो है इसकी प्रॉब्लम है अगर हम इसमें हाई लेते हैं। अगर इसमें हाई वोल्टेज की बात करें तो RC स्नबर सर्किट है जो कि अनपोलराइज है, मीन्स किसी भी डायरेक्शन में इसको वर्क कर सकते हैं, और ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है। अगर हम 49 क्वेश्चन की बात करें, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फ्री व्हीलिंग डायोड विद ब्रिज टाइप AC/DC कन्वर्टर इज, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें है इम्प्रूव पावर फैक्टर के लिए हम फ्री व्हीलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम UJT की बात करें, देखो UJT इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि इस क्वेश्चन में A और C दोनों सही हो सकता है, क्योंकि UJT ही इज़ नोन एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी। इसमें देखो UJT में इसमें C होगा, वरना UJT में वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के जैसे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो UJT की बात करें तो ये है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें जो P साइड है वो हैवी साइड होती है और N साइड इसमें लाइटली डोप्ड होती है। दो लेयर देखने को मिल रही है P और N, तीन टर्मिनल E B B
और जो 3 टर्मिनल हो गए। अब इसमें ये वाली जो चीज़ होती है, ये वाली पोर्शन, ये देखो कट ऑफ पोर्शन है, सेचुरेशन पोर्शन है, और ये आपका जो है कौन सा पोर्शन है, आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑसिलेटर के जैसे। अब देखो यूजीडी का इस्तेमाल किया जाता है साठ टूथ जनरेटर के जैसे। इसमें जो नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स में हम साठ टूथ जनरेट करते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के जैसे। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे। और इसका वाइडली इस्तेमाल किया जाता है आपका किसके लिए, डिवाइस फॉर देन SCR की ट्रिगरिंग के लिए। इसमें जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर इंपॉर्टेंट है, यूज एंड रिलैक्सेशन ऑन ये भी इंपॉर्टेंट है, साठ टूथ जनरेटर ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स ये इंपॉर्टेंट है, पी हैवी साइड है एंड आपका लोब है, और इसको बोलते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिले हैं। तो 50 क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और बाकी जो भी आपको लगता है कि थोड़ी समस्या हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो आज अच्छी लगती है तो आप एक कमेंट पक्का कीजिए और लाइक एंड शेयर टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर XYZ। धन्यवाद।